हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की जो आपकी सामान्य हिंदी की बुक है उसको। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 30 जो कि है आपका छंद। और गाइस चलिए फिर क्या करते हैं ना, पहले देखते हैं इंडेक्स, देन बढ़ेंगे आगे। तो ये रहा आपका इंडेक्स जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 से कर रहे हैं और अभी जो है हम चैप्टर नंबर 30 पे पहुँच चुके हैं। 30 कहाँ है? तो गाइस ये रहा आपका चैप्टर नंबर 30 और इसके बाद भी हम देख लेते हैं हमें क्या क्या करना है। काफ़ी अब कम चैप्टर्स बचे हैं, अप्रॉक्स कितने, अप्रॉक्स नहीं गाइस, ये देखिए ये वाला जो चैप्टर ना पूरा एक ही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। तो अभी हमारे पास टोटल जो है 7 चैप्टर्स बचे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि जितना एक वीडियो में हो पाएगा उतना मैं कर दूंगी कंप्लीट, है ना। बोर हो गया एक ही सब्जेक्ट कर करके, अब कुछ नया करा जाएगा, फटाफट इससे ख़त्म करेंगे एंड देन नया सब्जेक्ट यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा लिंक को अपने फ्रेंड्स में। तो और अब 4 के सब्सक्राइबर मेरे होने वाले हैं, उसके लिए थैंक्स गाइस, आप लोग का सपोर्ट था तो यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रही अपने चैनल पे जस्ट बिकॉज ऑफ माई बेबी, अभी हुआ है 2 महीने पहले, तो बहुत टाइम नहीं मिल रहा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे वीडियोस आती रहेंगी। चैप्टर्स नहीं, सब्जेक्ट जो है ख़त्म होते रहेंगे धीरे धीरे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर से जो कि है छंद। पेज नंबर 89 पे पहुंच जाते हैं हम लोग। तो देखिए ये है आपका चैप्टर नंबर 30 छंद। तो फटाफट करते हैं, एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगी, ये तो खुशी की बात है। चैप्टर जो है हमारा एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है परिभाषा। चलिए इसके अंदर हम देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? चलिए यहाँ पे लिखा है छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल माने जाते हैं। छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल है। क्या है? चलिए इसे थोड़ा सा जूम करते हैं हम लोग। ओके, तो छंद का दूसरा नाम क्या हो गया आपका? पिंगल हो गया। पिंगलाचार्य के छंद सूत्र में छंद का सुसंबद्ध वर्णन होने के कारण छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना इसे छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे? पिंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? तो कौन सी है? छंद सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा छंद के भेद की बात करते हैं। तो छंद के कितने भेद होते हैं? चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं पहले। तो वैसे यहाँ लिखा है छंद के 4 भेद होते हैं इस प्रकार। जैसे एक हो गया वर्णिक छंद, तो इसमें छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है। दूसरा हो गया वर्णिक वृत्त छंद, तो इसमें वर्गों की गणना होती है। फिर है मात्रिक छंद, तो इस छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। फिर आपका है मुक्त छंद, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वो होता है मुक्त छंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है छंद के अंग, तो छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं? चलिए गाइस व्याख्या एक बार देखते हैं थोड़ा। तो इसमें लिखा है 3 वर्णों के समूह को कहते हैं। क्या कहते हैं? गण। चलिए आइए देखें। लिखा है निश्चित चरण, वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक और गण आदि के द्वारा नियोजित पद रचना को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। तो लिखा है वर्णिक छंदों की गणना गण के अनुक्रमानुसार की जाती है। 3 वर्णों का एक गण होता है। गण की संख्या 8 होती है जो इस प्रकार है। किस प्रकार है? यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, ठीक है। चलिए कितनी है टोटल? हमारी 8। अब लिखा है दोहा छंद में यति कहाँ होती है? तो गाइस यहाँ पे आंसर है चरण के अंत में। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं फटाफट हम लोग। तो देखिए यहाँ लिखा है दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है इसके पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक दल में 24 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण के अंत में लघु होना आवश्यक है। फिर लिखा है दोहा छंद में यति चरण के अंत में होती है। पद पाठ करते समय गीत को बाधित कर जो विश्राम दिया जाता है उसे यति कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते गए। लिखा है छंद की हर पंक्तियों को चरण या डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभी चरण कहा जाता है या फिर हम कहते हैं पाद। फिर इसमें लिखा है छंद की हर पंक्तियों को चरण या फिर पाद कहा जाता है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, मात्रा गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। नेक्स्ट, छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है। कितनी है? 8। तो छंद से संबंधित गणों की संख्या 8 है। 3 वर्गों को मिलाकर एक गण बनता है।
लिखा है छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो गाइस क्या कहते हैं? यति कहते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। छंद शास्त्र में यति का अर्थ विराम या विश्राम है। सामान्यतः प्रत्येक छंद के 4 चरण या पाद होते हैं और प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। कभी कभी एक एक पाद में अनेक यतियां भी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अराती सैन्य सिंधु में सुबाड वाग्नी से जलो, प्रवीर हो जय बनो, बड़े चलो में कौन सा गढ़ है? तो गाइस हमारा आइए तो देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में जगण, रगण, जगण, रगण, जगण गुरु नानक गढ़ है। यह पंचचामर वर्णिक छंद का उदाहरण है। रावण विरचित शिव तांडव स्रोत भी इसी छंद में है। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं, यहाँ पे लिखा है छंद के भेद। तो गाइस हम फिर से वहीं पहुँच गए नहीं। चलिए तो इसमें लिखा है कि पहला वर्णिक छंद, ठीक है। तो इसमें लिखा है वर्णिक छंद में किसका विचार होता है? चलिए व्याख्या देखते हैं। केवल वर्णों की गणना के आधार पर रचा गया छंद जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद के 2 भेद होते हैं, एक होता है साधारण, एक होता है दंडक। चलिए वर्णिक छंदों में गढ़ कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के लिखा है यहाँ पे? 8। चलिए आइए देखें। तो लिखा है 3 वर्गों को मिलाकर एक गढ़ बनता है। गढ़ों की कुल संख्या 8 मानी जाती है। इसे आसानी से याद करने का प्रसिद्ध सूत्र पिंगल के छंद शास्त्र का क्या है यहाँ पे? यमाताराज भानसलगा है, ठीक है। चलिए मात्रिक छंद की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है निम्न में सम मात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो कौन सा है? चौपाई। लिखा है चौपाई सम मात्रिक छंद है। इसके अलावा रोला, हरि गीतिका भी सम मात्रिक छंद है। लिखा है नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से सही कथन क्या है? यहाँ लिखा है उल्लाला मात्रिक छंद है। यहाँ लिखा है उल्लाला वार्णिक छंद है। ये लिखा है आपका संगीतात्मक छंद है या कोई छंद नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। इसमें लिखा है उल्लाला एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। कवि भानु के अनुसार इसका एक भेद प्रत्येक चरण में 13-13 मात्राओं वाला भी है। तुक सम चरण में होती है। अब लिखा है मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ है आंसर है आपका 2 प्रकार की। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय की अवधि को मात्रा कहते हैं। कल, कला, मंता, मंत मात्रा के पर्यायवाचक शब्द है। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, हत्स और लघु और दीर्घ या गुरु। मात्रिक अर्ध सम जाति का छंद है दोहा, ठीक है। आंसर है हमारा दोहा। चलिए यहाँ लिखा दोहा 24 मात्राओं वाला अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो टोटल हो गए 24। लिखा है निम्न में कौन सा मात्रिक छंद है? तो हमारा आंसर है ये सभी, यानी कि दोहा, रोला, चौपाई। तो इसमें लिखा है दोहा, सोठा, चौपाई, रोला, कुंडलिया, छप्पय, फिर लिखा है हरि गीतिका, उल्लाला, गीतिका, बरवे इत्यादि मात्रिक छंद हैं। फिर केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? छाटिए। तो गाइस हमारा आंसर है यहाँ पे चौपाई, दोहा, रोला। अभी हमने ऊपर भी देखा। मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। इसमें लिखा है कुंडलिया मात्रिक विषम छंद है और इसमें 6 चरण होते हैं। दोहा, रोला छंदों को मिलाने से ये छंद बनता है। फिर लिखा है छंदों के विवरण की बात करते हैं। तो यहाँ लिखा है चौपाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर विहारी। इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो ये है आपका गाइस चौपाई। आंसर है हमारा चौपाई का। लिखा है उपरोक्त पंक्ति में चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। चौपाई में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चरणों के अंत में दीर्घ वर्ण के बाद लघु यानी कि हर्ष वर्ण नहीं आता है और पदों के अंतिम अक्षर समान होते हैं। चलिए आगे देखें। लिखा है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं?
तो कितनी होती है, अभी हमने देखा गई 16-16, राइट। आगे तो इसमें लिखा है चौपाई के 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जथा थिर नाही। इस पंक्ति में कौन सा छंद है, तो यहाँ पे भी कौन सा है, चौपाई छंद है। तो यह मात्रिक समछंद है। चलिए, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है दोहा चौपाई शैली। लिखा है यहाँ पे रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना दोहा चौपाई शैली में की गई है। दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है। नेक्स्ट देखते हैं, जो मात्रिक सम छंद है प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं हम चौपाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है रोला। तो देखिए यहाँ लिखा है वह सम मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो, प्रत्येक चरण में 11वीं और 12वीं मात्रा पर यति हो, कौन सा छंद कहलाता है, तो ये हो गया आपका रोला। चलिए आइए यहाँ देखिए, तो इसने कहा कि वैसे तो क्या है प्रत्येक चरण में 24-24 मात्रा है और इसका जो चरण इसके 11वें और 13वें चरण के अंत में क्या मतलब 11वें और 13वीं मात्राओं पर क्या यति ही अधिक प्रचलित है। तो इसके प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु और 2 लघु वर्ण, नहीं सॉरी 2 गुरु या फिर 2 लघु वर्ण होते हैं। चलिए छंद का नाम बताइए। यहाँ लिखा है नीलांबर परिधान, हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट, मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह, फूल तारामंडल है, फिर है बंदीजन खगवृंद, शेषफन सिंहासन है। तो ये हो गया आपका कौन सा, रोला। लिखा है प्रश्नगत छंद रोला छंद का उदाहरण है। रोला मात्रिक सम छंद होता है, इसके विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में कितनी 13-13 मात्राएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हरि गीतिका। तो लिखा है छंद का नाम बताइए। तो इसमें लिखा है मुरली अधरधर श्याम सुंदर, जब लगाते तान है, सुनकर मधुर धुन, भावना में बह रहे रस खान है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका हरि गीतिका छंद है इसमें। ठीक है, तो हरि गीतिका छंद के बारे में देख लेते हैं। तो ये लिखा है हरि गीतिका एक है सम मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में क्या है 16 और 12 की यति में 28 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु होते हैं। प्रश्नगत छंद इसी का उदाहरण है। फिर लिखा है मंगल करनी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, तो यहाँ है हरि गीतिका छंद। तो वैसे यहाँ लिखा उपयुक्त पंक्ति में हरि गीतिका छंद है, यह एक सममात्रिक छंद है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है, उपरोक्त काव्य पंक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है। चलिए, तो गाइस यहाँ पे आंसर है हमारा ए, यानी कि 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद। तो 28 मात्रा वाला विधाता और शुद्धगा मात्रिक छंद का प्रयोग किया गया इसमें। अब यहाँ लिखा है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो गाइस हमारा आंसर है 13 मात्राएं होती हैं। लिखा है दोहा के 4 चरण होते हैं, इसके विषम चरणों अर्थात पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और सम चरणों अर्थात दूसरे चौथे चरण में कितनी 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा में कितनी मात्राएं होती है, तो हमारा आंसर है 24, यानी कि 13-13 और 11-11 तो हो गए 24। तो देखिए दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है, इसके विषम चरण जो होते हैं यानी कि पहले और तीसरे में 13-13, जबकि जो सम चरण होते हैं यानी कि दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 24 होती हैं। तो गाइस यहाँ लिखा है निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना हिये को शूल। तो इसमें कौन सा छंद है, तो इसमें है दोहा। तो दोहा छंद में क्या 4 चरण होते हैं।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? अभी हमने देखा 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। 4 चरण वाले छंद में इसमें टोटल कितनी 24 मात्राएं होती हैं। अब लिखा है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। ठीक है, तो ये में छंद है, कौन सा है? ये दोहा। चलिए, उपरोक्त पंक्ति में दोहा छंद है। इन पंक्तियों के प्रथम और तृतीय चरण में 13 और क्या है द्वितीय चतुर्थ चरण यानी कि सम में कितनी होती है? 11 मात्राएं होती है। रहीमन चुप है बैठिए देखी दिनन को फेर जब नीके दिन आई है बरत न लगी है बेर। ठीक है, तो इसमें कौन सा छंद है? तो गाइस इसमें कौन सा है? आपका दोहा है। चलिए आगे देखते हैं। उपरोक्त पंक्ति में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरण में 13, सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यति चरण के अंत में होती है और विषम चरण के अंत में क्या है? जगन नहीं होता, नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोरठा लिखा है, तो सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? लिखा है सोरठा मात्रिक अर्ध सम छंद है। ठीक है, एक चीज। और दोहा का उल्टा होता है, यानी इसका जो ये विषम चरण होता है ना, यानी कि पहला होती है, इसमें 11 मात्राएं होती है और जो सम चरण यानी कि दूसरा और चौथा होता है उसमें 13 मात्राएं होती हैं। मतलब जो अभी हमने पढ़ा था ना दोहा, उसका उल्टा है इसमें। दोहा में क्या था? पहले और तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे में पहले और तीसरे में 13 मात्राएं थी और दूसरे चौथे में 11 मात्राएं थी दोहा में। ठीक है, अब इसमें लिखा है मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। तो कौन सा? अभी हमने देखा दोहा के विपरीत ये है सोरठा। ठीक है, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत कौन सा छंद है? सोरठा है। सोरठा अर्ध सम मात्रिक छंद है और इस छंद के विषम चरण में 11 और सम चरण में 13 मात्राएं होती है। प्रथम और तृतीय चरण में भी तुक जो है प्रथम और तृतीय चरणों में होती है। किस अर्ध सम मात्रिक छंद में? तो ये गाइस ये आपके लिए है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। अब लिखा है निम्न पंक्तियों में छंद है। इसमें लिखा है जानी गौरी अनुकूल सिए हे हर्षु न जाय कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। तो गाइस ये इसमें कौन सा छंद है? सोरठा। ठीक है, और बस ये दोहा का उल्टा होता है। जिहि सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ठीक है, उपरोक्त पंक्ति में छंद बताना है। तो कौन सा छंद है यहाँ पे? सोरठा। तो इसमें कुछ बताने जैसे नहीं। कुंडलिया की बात करते हैं अब हम। तो इसमें से किस छंद में प्रथम अंतिम शब्द जो है समान होता है? तो इस किस में होता है? कुंडलिया। आइए हम पहले व्याख्या देख लें। लिखा है कुंडलिया विषम मात्रिक संयुक्त छंद है। दोहा और रोला छंद को मिलाने से यह छंद बनता है। इसमें 6 चरण है। इस छंद में प्रथम 2 पंक्तियां दोहे की और अंतिम 4 पंक्तियां रोला की होती है। तो दोहे का अंतिम चरण और अंतिम चरण अर्थात चौथा चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है और दोहे के प्रारंभ का शब्द रोले के अंत में आता है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अब लिखा है कुंडलिया छंद किन 2 छंदों से मिलकर बना है? अभी हमने देखा गया किस से? दोहा और रोला से मिलकर बना है। और प्रत्येक मतलब इसमें टोटल 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अब लिखा है कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? तो 6 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है इंद्रव्रजा। तो इसमें लिखा है मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, मैं जो तुम्हें ईष्ट कही कहूँगा वही करूँगा। संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वह ही बनेगी। फिर इसमें लिखा उपरोक्त पंक्ति में प्रस्तुत छंद है। कौन सा है? यहाँ पे है इंद्रव्रजा। तो इंद्रव्रजा जो छंद है उसके प्रत्येक चरण में तगन एवं एक जगन के साथ 2 गुरु के क्रम में 11 वर्ण होते हैं। प्रस्तुत छंद की प्रत्येक पंक्ति में 11 वर्ण होते हैं। ये क्या है? इंद्रव्रजा है। अब लिखा है उपेंद्रव्रजा। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? वर्णिक छंद। तो हमारा आंसर क्या हो गया? उपेंद्रव्रजा। चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं। लिखा है जिन छंदों की पहचान हेतु वर्णों के क्रम का विचार कर उसी आधार पर वर्णों की गणना की जाती है और वर्णों की संख्या, क्रम और स्थान इत्यादि निश्चित होते हैं, वे वर्णिक छंद कहलाते हैं। इस श्रेणी में हरिगीतिका, इंद्रव्रजा, उपेंद्रव्रजा और सव्य इत्यादि आते हैं। वर्णिक छंद के 3 प्रकार होते हैं: सम, अर्धसम और विषम।
चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उल्लाला, तो इसमें लिखा है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है। रे मन हरि भज विषय विषय तजी सजी सत संगति रैन दिनु काटत भव के फंद को और ना कोऊ राम बिनु। तो इसका आंसर है आपका, इसमें कौन सा छंद है, तो इसमें है उलाला छंद। उपरोक्त पंक्ति में उलाला छंद है। उलाला हिंदी छंद शास्त्र का एक पुरातन सममात्रिक छंद है। वीरगाथा काल में उलाला और रोले को मिश्रित कर छप्पाय की रचना किए जाने से इसकी प्राचीनता विदित होती है। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है छंद का नाम बताइए। इसमें लिखा है प्रेम नेम हित चतुरई जे न विचारत नेकु मन, फिर है सपनेहु न विलंबिये छिनतिन हिग आनंद घन। तो गाइस इसमें कौन सा उलाला छंद है, तो इसमें लिखा प्रत्येक छंद उलाला छंद का उदाहरण है। इसमें हिंदी छंद शास्त्र का एक क्या है, पुरातन छंद है ये, ठीक है। उलाला में 13 मात्राओं के 2 सम चरणों का छंद है। फिर उलाला 15 और 13 मात्राओं व विषम चरणी छंद है। इसे हेमचंद्राचार्य ने कर्पूर नाम से वर्णित किया है। दोहा के 4 विषम चरणों में उलाला छंद निर्मित होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा सवैया। इसमें लिखा है या लकुटी अरु कामरिया पुर राज तिहु पुर को ताजी डारो में प्रयुक्त छंद। तो कैसे इसमें है सवैया छंद है। तो यह 4 चरणों का समपद वर्ण छंद है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो इसमें लिखा है नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे 100 गंजी के कवित बखाने। तो कवि प्रशस्ति में लिखा गया उक्त सवैया किसका है, किसका है गाइस, यहाँ लिखा है ब्रजनाथ का। तो उपयुक्त सवैया छंद घनानंद और उनकी रचना की प्रशस्ति में ब्रजनाथ ने बखान करते हुए कहा, ठीक है। अब लिखा है निम्नलिखित में कौन सा वर्णिक छंद है, तो गाइस कौन सा है सवैया, ठीक है। सवैया वर्णिक समवृत्त छंद है। इसके एक चरण में 22 से लेकर 26 तक अक्षर होते हैं। इसके 14 भेद हैं। मत गंध सुंदरी मदिरा दुर्मिल सुमुखी किरीट गंगोदक मुक्तहरा वाम अरविंद मानिनी महाभुंज गप्रयात अरसात सुखी आदि। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें लिखा है बरवे। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं और द्वितीय चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में ग जड़ होता है, वह छंद है। वो कौन सा छंद होता है, बरवे। चलिए तो गाइस इसमें तो ये सम चरणों के अंत में गजन तगन आने से इस छंद में मिठास बढ़ती है। यदि प्रत्येक चरण के अंत में यति जो है प्रत्येक चरण के अंत में होती है। लिखा है अवधि का निजी छंद है, तो कौन सा है आपका बरवे। तो अवधि का प्राण प्रिय छंद बरवे है। बरवे बड़ा सुंदर छंद है, किंतु आधुनिक कविता में इसका प्रयोग बहुत कम होता है और ये मात्रिक छंद है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ लिखा है अवधि शिला का उर पर था गुरु भार तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। तो उक्त उद्धरण में प्रयुक्त छंद कौन सा छंद है गाइस, यहाँ पे है बरवे। तो इसके बारे में हम सब जानते हैं। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ लिखा है सरसी छंद में होता है, क्या होता है, 27 मात्रा 16-11 पर यति अंत में गुरु लघु, ठीक है। देखिए सरसी छंद के प्रत्येक चरण में 27 मात्राएं होती हैं, 16 और 11 पर यति होती है। छंद के अंत में सम चरणांत मतलब गुरु और लघु होता है। पहली 16 मात्राओं की लय चौपाई की तरह और शेष जो 11 मात्राएं हैं उसकी जो लय होती है वो दोहे के दूसरे चरण की तरह होती है। चलिए अनुष्टुप की बात करते हैं। तो इसमें लिखा है अनुष्टुप है, क्या है, एक छंद है। तो अनुष्टुप क्या है, एक छंद है जिस छंद में पंचम अक्षर प्रत्येक चरण में लघु हो परंतु सप्तम अक्षर केवल दूसरे और चौथे चरण में लघु हो, षष्ठम अक्षर प्रत्येक चरण में गुरु हो और शेष पद कहते उसे जो है पद कहते हैं। तो पद को ही श्लोक या अनुष्टुप कहते हैं।
ठीक है। अब इसमें लिखा है घनाक्षरी, तो ये घनाक्षरी छंद है वर्णिक। घनाक्षरी वर्णिक छंद है। घनाक्षरी में 31 वर्णों का एक चरण होता है और 16-15 वर्णों पर प्रधान यति, समस्त चरण में 8-8-8-7 वर्णों पर साधारण यति होती है। अंतिम वर्ण गुरु और चारों चरणों में समान तुक आवश्यक है। लिखा है दुष्टांत निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है। तो वैसे इसमें कौन सा है? दुष्टांत। तो दुष्टांत जो है आपका छंद नहीं है बल्कि अलंकार का प्रकार है। शेष जो है यहाँ पे ये सारे छंद के प्रकार हैं। फिर लिखा है छप्पय, तो इसमें लिखा छप्पय में होते हैं। तो छप्पय जो है आपका मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। इस छंद में 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के और शेष जो 2 चरण हैं वो उलाला के होते हैं। ठीक है। अब लिखा है किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं। तो इसमें है बरवे में। फिर है कवित्त, तो इसमें लिखा है निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद का बुनियाद पर सफल हो सकता है। किस छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है। तो यह है कव्वित पे। लिखा है निराला जी कव्वित छंद को हिंदी का जातीय छंद मानते हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदी में मुक्त काव्य कव्वित छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है। निराला के अनुसार यह छंद चिरकाल से इस जाति के कंठ का हार रहा है। यदि हिंदी का जातीय छंद चुना जाए तो वह यही होगा। चलिए गीतिका की बात करते हो। किस छंद में 16 मात्राएं होती हैं और 14-12 पर यति होती है। तो वो हमारा आंसर है गीतिका। तो मात्राओं में जो छंद बनता है उसे गीतिका छंद कहा जाता है। इसकी यति 14-12 मात्राओं पर होती है। अंत में लघु और गुरु का प्रयोग होता है। तो गाइस यहाँ पे जो चैप्टर है हमारा हो गया ख़त्म। अगर चैप्टर पसंद आए तो चैप्टर को करिएगा लाइक, या वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा गाइस। अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो भी देख लेते हैं कौन सा है। देखिए अभी तो हम कर रहे थे छंद, ठीक है। चलिए पेज नंबर 1 पे पहुंचते हैं हम लोग। तो ये रहा आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि है छंद के बाद अलंकार। ठीक है। तो गाइस ये थोड़ा सा बड़ा है, ये 2 वीडियो में कंप्लीट होगा ये चैप्टर अलंकार। चलिए दोस्तों फिर यहाँ वीडियो को करते हैं एंड आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।